हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 11th क्लास का बदलती हुई संस्कृति परंपराएं। पहला टॉपिक है जो यूरोप का इतिहास का विभाजन। यूरोप का जो इतिहास का विभाजन है वो 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, प्राचीन काल में। दूसरा, मध्य काल में। और ये आधुनिक काल में। आधुनिक काल में यह है 5वीं सदी की बात। ये 5वीं से 15वीं सदी की बात। ये 15वीं सदी के बाद है। ठीक है, अब पढ़ेंगे पुनर्जागरण। पुनर्जागरण पुनर्जागरण का अर्थ है पुनर्जागरण का अर्थ है कि पुनर्जागरण जैसे टूटी मिट्टी होया मार के काट दियो। पुनर्जागरण फ्रांसी भाषा का एक शब्द है जिसका जिसका अर्थ है खुद से जागना। पुनर्जागरण पुनर्जागरण को अंग्रेजी में साख कहा जाता है। मतलब कि ये यूरोप का जो इतिहास का जो विभाजन है वो 3 काल में किया गया है। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यम काल, दूसरा मध्य काल, तीसरा आधुनिक काल। जो पहला जो प्राचीन काल है वो 5वीं सदी की बात है, और जो मध्य काल है वो 5वीं से 15वीं सदी के बाद। जो आधुनिक काल है वो 15वीं सदी के बाद की बात है। पहला, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण फ्रांसी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेसेना कहा जाता है। वो यह है 14वीं सदी से 15वीं 16वीं सदी की बात है। हेलो गाइस, हमने पहले भाग में पढ़ा था कि पुनर्जागरण। अब हम पढ़ते हैं बदलती संस्कृति परंपराएं का दूसरा भाग। उसमें हम पढ़ेंगे यूरोप में पुनर्जागरण उदय होने के कारण क्या थे। हम पढ़ेंगे धर्म युद्ध। जो धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था। धर्म युद्ध थे मुसलमानों से जेरूसलम को स्वतंत्रता कराने के लिए ईसाइयों से युद्ध लड़े थे। मतलब कि वहां के जो मुसलमान थे उन्होंने जेरूसलम को आजाद कराने के लिए ईसाइयों से युद्ध लड़े। और जो फिर दूसरा जो कारण था, वहां पे नए आविष्कार हुए। दूसरा, दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र से क्या हुआ, जो दिशा सूचक यंत्र थे उन्होंने दिशा दिखाने में बहुत मदद की। इसका आविष्कार मार्को पोलो द्वारा किया गया था। मतलब कि जो दिशा सूचक यंत्र था उसका आविष्कार मार्को पोलो के द्वारा किया गया। दूसरा, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। मतलब कि जो गैलीलियन थे इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। इनके माध्यम से मतलब कि जो चंद्रमा में चांद तारों को देखने में सहायता की गई थी। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। दूसरा, छापे खाने। जो छापे खाने थे, मतलब पहले यहाँ की जो किताबें थी वो जो छपा करती थी ढंग से नहीं छपा करती थी। जो छापे खाने का आविष्कार था वो गुटेनबर्ग ने
किया था और अब किताबें तेजी से छपने लगी थी। इसके फायदे ये थे कि वहाँ की पुस्तकें ज़्यादा छपने लगी थी। बस काट दे। हेलो गाइस, हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा था पुनर्जागरण को देख कैसा हुआ। अब हम पढ़ते हैं मानवतावाद। अब हम पढ़ेंगे मानवतावाद। जो मानवतावाद था कि मानवतावाद में सिर्फ मानव को महत्व दिया जाता है। जिसी प्रकार पुनर्जागरणों की एक मूल विशेषता मानवतावाद थी, मतलब कि इसकी जो मूल विशेषता है वो एक मानवतावाद थी। ठीक है। मानवतावाद का अर्थ क्या है? मानवतावाद का अर्थ होता है कि मनुष्यों में रुचि लेना और उनका आदर करना। जैसे कि इसमें लिखा है कि मानवतावाद का अर्थ है मनुष्य में रुचि लेना तथा उनका आदर करना। मतलब कि जो मानवतावाद का अर्थ होता है वो मनुष्य में रुचि लेना या उनका आदर करना, ये उनका काम होता है। मानवतावाद का अर्थ होता है मानवतावाद का अर्थ क्या है? मानवतावाद का अर्थ है कि वह मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन करे। जो मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन करता है और उनकी समस्या का अध्ययन करता है, वो मानव जीवन को महत्व देता है। मतलब कि ये मनुष्य की समस्याओं का पूर्ण अध्ययन करता है तथा उनके जीवन को सुधारना एक समृद्ध, बल्कि उनके जीवन को सफल और समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। और पुनर्जागरण मतलब कि जो मानवतावाद है, मानवतावाद में पुनर्जागरण में जो पुनर्जागरण है, मतलब कि जो पुनर्जागरण में परलोक और इसलोक को महत्व नहीं दिया गया। मतलब कि परलोक की अपेक्षा में इसलोक को महत्व दिया गया है। मतलब कि पुनर्जागरण में काल के परलोक को कोई महत्व नहीं दिया गया। जो जिस लोक में हम रहते हैं उसी लोक को महत्व दिया गया है। बस। हेलो गाइस, हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा था मानवतावाद पर। अब स्टार्ट। हेलो गाइस, हमने तीसरे पार्ट में पढ़ा था कि मानवतावाद। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे चौथे पार्ट में पुनर्जागरण में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। मतलब कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, मतलब आज महिलाओं की स्थिति और पहले महिलाओं की स्थिति कैसी थी, हम इसमें भेदभाव पढ़ेंगे। मतलब कि जो पहले महिलाओं की स्थिति थी, मतलब कि उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता था, उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं कराई जाती थी। मतलब कि उन्हें सिर्फ कामकाज की नज़रों से देखा जाता था, उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता था। कोई भी उन्हें शिक्षा के महत्व नहीं दिया जाता था, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। फिर उन्हें शिक्षाओं से दूर रखा जाता था। दूसरा, महिला और पुरुषों में भेदभाव किया जाता था। मतलब कि पुरुषों को तो ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते थे, पर तो महिलाओं को ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। इसलिए महिला और पुरुषों में भेदभाव किया जाता था। और तीसरा है, महिलाओं को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था। मतलब कि अपनी बात नहीं कह सकती थी, अपने विचार नहीं दे सकती थी। जो पुरुष ने कह दिया उन्हें मानना पड़ता था, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था। और जब एक स्थिति ऐसी भी होती थी जब मतलब कि महिलाओं की शादी होती थी, जब दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था, तो उन्हें भिक्षु का जीवन जीने के लिए भेज दिया जाता था। मतलब कि किसी कारण यदि दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था, तो उन्हें भिक्षु का जीवन जीने के लिए भेज दिया जाता था। तीसरा, महिलाओं को नागरिकता से दूर रखा गया। मतलब कि उन्हें नागरिक के अधिकार से दूर रखा गया ताकि उनका विकास हो सके, तो उन्हें नागरिकता से दूर रखा गया। मतलब कि कुछ व्यापारियों की महिला कुछ ऐसी होती थी, पत्नी ऐसी होती थी, जो यदि वो व्यापार के लिए कहीं दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो वह उनका कारोबार संभालती थी। मतलब कुछ महिलाएं, वरना ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की स्थिति खराब थी।